हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 79। इसमें संसद का गठन की बात कही गई है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। There shall be a parliament for the union, which shall consist of the president and 2 houses, to be known respectively as the Council of States and the House of the People। यहाँ पर कुल मिलाकर जो बातें कही गई है कि भारतीय संसद जो होगी उनके 3 अंग होंगे। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। तीनों मिलकर संसद का स्वरूप कहलाएंगे। हालांकि राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन के रूप में देखे जाते हैं। और यहाँ पर जो समझने वाली बात यह भी है कि हमारे देश में संसद विधायिका के स्वरूप में होती है, कानून निर्माता के रूप में होती है और संसदीय लोकतंत्र को यहाँ अपनाया गया है। ऐसे में देश में किसी भी कानून का निर्माण करने का अधिकार संसद को है। हम लोग जिस देश में रहते हैं वहाँ इस सारी कानून व्यवस्था का निर्माण संसद में ही किया जाता है। लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा में पारित होता है, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करते हैं। उसके बाद ही कोई भी प्रस्तावित विधेयक, प्रस्तावित कानून का स्वरूप लेते हैं। और यही चीज़ अनुच्छेद 79 में कही गई है। यहाँ पर समझ सकते हैं राष्ट्रपति का जिक्र है, लोकसभा का जिक्र है, राज्यसभा का जिक्र है। या राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसे उच्च सदन भी हम लोग बोलते हैं। वहीं लोकसभा एक निम्न सदन होता है। ये प्रत्येक 5 वर्ष पर पुनः इनके सदस्यों का निर्वाचन होता है। वहीं हम यह भी कह सकते हैं कि अगर कभी लोकसभा सत्र में नहीं रहे तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। उस अध्यादेश की भी शक्ति वही होती है जो लोकसभा और राज्यसभा के में पास करने के बाद होती है। ये अलग बात है कि बाद में उन्हें लोकसभा में भी पास कराना पड़ता है। यहाँ पर हम संसद की बात करते हैं तो संसदीय शासन प्रणाली है और संसद ही सर्वोच्च है। और यह चीज़ हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से अपने देश में अपनाया है। चूँकि ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली है, अपने यहाँ भी है, और संसद को ही अधिकतम शक्ति होती है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति होती है, संप्रभु शक्ति होती है कि वह जो जैसा चाहे कानून का निर्माण करे। थोड़ा सा अगर राज्यसभा को और देखें तो राज्यसभा अर्थात वहाँ राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि जाते हैं, जबकि लोकसभा में भारत के जनता का प्रतिनिधित्व होता है। लोकतंत्र है, जनता का शासन है, जनताएं कानून का निर्माण करती है, लेकिन जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कानून का निर्माण करते हैं। और जो राष्ट्रपति होते हैं वे किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। हालांकि उनको यह अधिकार होता है कि संसद के दोनों सदनों के सत्र आहूत करने का अधिकार होता है, सत्र अवसान करने का अधिकार होता है, लोकसभा को विघटन करने का अधिकार होता है, और जब लोकसभा नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। संसदीय शासन प्रणाली की और अगर विशेषता को यहाँ पर हम देखें तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के सदस्यों का यहाँ कहीं न कहीं समन्वय होता है। विधायिका और कार्यपालिका का एक तक आपको यहाँ समन्वय देखने को मिलता है, क्योंकि कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका के ही अंग होते हैं, विधानमंडल में ही निर्वाचित होते हैं। और यहाँ पर जो भी मंत्रिपरिषद में जाते हैं वे संसद के ही सदस्य होते हैं, लोकसभा के या राज्यसभा के भी वे सदस्य होते हैं। और कार्यपालिका जो होती है उन्हें भी तब तक ही अधिकार प्राप्त होता है, तब तक ही शक्ति प्राप्त होती है जब तक कि उन्हें सदन में विश्वास मत प्राप्त है, अर्थात बहुमत प्राप्त होता है। और संसदीय शासन प्रणाली के रूप में ब्रिटेन को इसका जननी कहा जाता है। और ब्रिटेन में संसद को
भारत की संसद से कहीं अधिक अधिक अधिकार प्राप्त है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के पास, वहीं इंग्लैंड में ऐसी व्यवस्था नहीं है। और इसीलिए इंग्लैंड की संसद के बारे में कहा जाता है वह कुछ भी कानून बना सकती है, जैसा भी कानून बना सकती है, चाहे सिर्फ स्त्री को पुरुष नहीं कर सकती, पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। इसके अलावा जो भी एक एक कहावत है, उसके अलावा वो जो चाहे कानून बना सकती है। वास्तविक अर्थों में जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वे भी किसी न किसी सदन के सदस्य होते हैं। यह अलग बात है कि 6 माह तक बिना सदन के सदस्य हुए भी वो मंत्री रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें सदन का सदस्य होना ही पड़ता है और मंत्रिमंडल को पर कहीं न कहीं नियंत्रण रखते हैं। कुछ भी निर्णय लेते हैं तो उन्हें उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति ही होना होता है। और सरकार के रूप में मंत्रिमंडल नीति निर्धारण करते हैं, लेकिन कानून के रूप में उसे संसद में ही पास करना होता है और उस संसद में पक्ष विपक्ष सारे सदस्य आ जाते हैं और संसद का कार्य ही होता है कि सदन में जो प्रस्तावित कानून उसे रखा जाता है, उसकी नीति पर चर्चा की जाती है, आलोचना की जाती है, जिससे कि मंत्रिमंडल को सलाह भी मिलता है, कुछ सुधारा भी जाता है, कुछ गलतियां कमियां होते हैं उसका भी ज्ञान हो पाता है और अच्छा कानून का निर्माण हो। इसके पीछे यही इसका उद्देश्य है।